बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 304, लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास। और आज हम डिस्कस करेंगे जी कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्करेंट फोर्सेस। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जी व्हाट इज़ अ कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट और कॉल्ड अ कॉन्करेंट फोर्सेस। वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से गुजर रही हों उनको हम कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। सच फोर्सेस ऑलवेज हैव अ रिजल्टेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंसी। इनको हम ऐड कर सकते हैं और इनका एक ही हम रिजल्टेंट फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्सेस पासिस थ्रू द पॉइंट ए। ये जो सामने आपको एग्जांपल दी गई है इसमें से जितने भी फोर्सेस हैं वो सारी एक पॉइंट से गुजर रही हैं और वो पॉइंट क्या है? ए। सो दोज आर अ कॉन्करेंट फोर्सेस। ये सारी जितनी भी फोर्सेस हैं ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं और जो ए पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ से ये तमाम फोर्सेस गुजरती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं जी, एक दो एग्जांपल आपको बताते हैं। ये हमारे पास जो सामने आपको एग्जांपल नज़र आ रही हैं इनका एक ही पॉइंट है, ये भी कॉन्करेंस फोर्सेस हैं। इसके अलावा ये तीनों भी एक ही पॉइंट है, ये भी कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। इसके बाद हमारे पास अगर इनकी बात करें तो इनका पॉइंट जो है वो सेम नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्करेंस फोर्सेस नहीं है। अब हम बात करते हैं जी रिजल्टेंट ऑफ अ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट। हमने दो फोर्सेस को जो है वो सॉल्व करना है। एक फ़ोर्स हमारे पास F1 आपको नज़र आ रही है और एक फ़ोर्स F2 है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है उसको हमने अल्फ़ा से शो किया है और एक रिजल्टेंट फोर्स हमने बनाई है जिसको हम R से शो कर रहे हैं और इसका F1 के साथ जो एंगल है उसको हमने थीटा से शो किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये F2 इधर कैसे आ गई, तो ये हेड टू टेल रूल से हमने फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल जोड़कर हमने इनको मिलाया। हेड टू टेल रूल से हमने इनको ऐड किया, चाहे आप इस साइड पे ऐड कर लें या इधर ऐड कर लें, बात एक ही है। तो इसलिए अगर इधर एंगल जो है वो थीटा है तो दूसरी साइड पे भी थीटा ही है। ओके, तो बढ़ते हैं जी। हेड टू टेल रूल से हम इसको लिख सकते हैं कि R इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2। अब हमने इसको प्रूव करना है कि R का हम R के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो जब R का R के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो R इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है F1 प्लस F2, तो इस R की जगह पे भी F1 प्लस F2 पुट करेंगे और दूसरे R की भी जगह पे F1 प्लस F2 पुट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि पहले इस F1 को हमने इस F1 से मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट से F डॉट F1 और फिर हमने इस F2 को F1 से किया तो ये F2 डॉट F1 आ गया। अब हमने फिर से F1 को F2 से किया तो ये हमारे पास F1 डॉट F2 आ गया और F2 को F2 से किया तो F2 डॉट F2 आ गया। अब आपको ये भी पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉज के साथ आता है, तो ए बी कॉज थीटा होता है, तो यहाँ पे F1 मल्टीप्लाई F2 और कॉज ज़ीरो आ जाएगा। अब कॉज ज़ीरो क्यों आया है? क्योंकि आपको पता है F1 के ऊपर F1 ही है तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो जब एक ही चीज़ मौजूद होती है और सेम डायरेक्शन हो तो उनके दरमियान में एंगल ज़ीरो होता है। और F2 और F1 के दरमियान एंगल हम ऑलरेडी अल्फ़ा ले चुके हैं, तो इसलिए F2 F1 कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह F1 डॉट F2 सेम F1 F2 कॉज अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पे भी दोनों फोर्सेस सेम हैं तो कॉज ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जब दोनों फोर्सेस सेम होती हैं तो उनका वो स्केयर बन जाता है, क्योंकि कॉज ज़ीरो पे 1 होता है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो F1 मल्टीप्लाई F1 का स्केयर हो जाएगा। और ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये भी F1 F2 कॉज अल्फ़ा है और ये भी F1 F2 कॉज अल्फ़ा है। दोनों को प्लस करेंगे तो 2 F1 F2 कॉज अल्फ़ा आ जाएगा
और इसकी जगह पे भी f2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, ये r का हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। तो आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। पीछे हमारे पास स्क्वायर रूट f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। एक तो हमने हेड टू टेल रूल से इक्वेशन बनाई, दूसरी हमने r को r से डॉट प्रोडक्ट देकर हमने इक्वेशन बनाई, तीसरी हम f1 और r को डॉट प्रोडक्ट देंगे। अब इसका आपको पता है कि f1 और r के दरमियान एंगल जो है वो थीटा है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू क्या है, f1 प्लस f2। तो यहाँ पे आ जाएगा f1 r cos थीटा, और f1 को f1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 का स्क्वायर और f1 डॉट f2 आ जाएगा। और इसकी जगह पे हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि f1 f2 cos अल्फ़ा। तो इन दोनों में से एक f1 कॉमन ले लेंगे तो वो इस f1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा r cos थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे दो थे एक कॉमन लिया तो f1 रह गया, प्लस यहाँ से ये कॉमन चला गया, पीछे f2 cos अल्फ़ा रह गया। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने r और f1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट देना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी f1 और r चल रहा है तो यहाँ पे एंगल थीटा होगा, और ये आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। तो f1 r साइन थीटा हो जाएगा, और इधर f1 को जब f1 से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन हो तो वहाँ पे एंगल ज़ीरो होता है, तो साइन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, इसलिए ये वैल्यू टोटल ज़ीरो हो जाएंगी। फिर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी f1 मल्टीप्लाई f2 और साथ में साइन अल्फ़ा आ जाएगा। इसमें से भी दोनों तरफ f1 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे हमारे पास r साइन थीटा इज़ इक्वल टू f2 साइन अल्फ़ा रह जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 है इस पे हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, क्योंकि साइन को ऊपर रखने से और काज को नीचे रखने से हमारे पास tan बनेगा। तो हमने इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू को ऊपर रखा और इक्वेशन नंबर 3 पे डिवाइड कर दिया। तो ये r जो है r से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज़ इक्वल टू tan थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास सेम ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan दूसरी साइड पे इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन जाएगा। अब हम यहाँ पे आपके पास 3 केसेस बनाएंगे कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो उसके लिए केस 1 मैक्सिमम तब होगा जब cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इसकी जगह पे अगर 1 आ जाए। 1 तब होगा जब अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि cos 0 पे जो है 1 आता है। ठीक है, जब दोनों की सेम डायरेक्शन हो और वो पैरेलल भी हों। ठीक है, तो यहाँ पे जब cos थीटा की cos अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2। तो ये आपको पता है एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्लोज करेंगे तो a प्लस b होल का स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पे f1 प्लस f2 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे रह जाएगा r इज़ इक्वल टू f1 प्लस f2। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो cos अल्फ़ा -1 तब होगा जब हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री का हो, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री की हो। तो 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह ये होल स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे r मिनिमम इज़ इक्वल टू f1 माइनस f2 आ जाएगा। अब थर्ड केस है हमारे पास कि 90 डिग्री अगर हम रखते हैं तो फिर क्या होगा। अगर हम अल्फ़ा की जगह पे 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 पे 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और पीछे हमारे पास रह जाएगा f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। अब यही अल्फ़ा की वैल्यू हम पुट करते हैं जी, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स f2 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 cos 90 डिग्री। अब ये cos 90 वाला ये वाला 0 हो जाएगा, पीछे सिर्फ नीचे रह गया f1, और साइन 90 पे 1 होता है तो इसलिए ऊपर रह गया f2।
तो अगर आपने एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बाय F2 बाय F1। ये हमारे पास लेक्चर नंबर जो है ये 9 था। स्टूडेंट्स इसी तरह यहाँ पे एक बुक है इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैकेनिक्स, उसमें ये 1.3 जो है ये आपके पास टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ अ कॉन्करेंट फोर्सेस। यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्सेस की डेफिनेशन, और ये उसके बाद कंपोजिशन ऑफ अ फोर्सेस रिजल्टेंट की डेफिनेशन, और यहाँ पे वो तमाम केसेस और वो तमाम चीज़ें प्रूव की हुई हैं जो मैंने की हैं। मैंने F1 F2 लिया, उन्होंने PQ लिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी प्रूफ करके दी गई हैं। अब ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये आपको बुक कहाँ से मिलेगी? एक तो आप इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके LMS में भी मौजूद होगा। जहाँ से आप लेक्चर लेते हैं तो साइड में आप देखें तो वहाँ पे डाउनलोड लिखा होता है, तो डाउनलोड में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये फ़ाइलें मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।